एशिया कप 2025 का भारत पाकिस्तान मुकाबला भले ही क्रिकेट के लिहाज से भारत के लिए शानदार जीत लेकर आया हो, लेकिन मैदान के बाहर राजनीति और बयानबाजी ने इस मैच को और भी विवादों में घेर लिया है। रविवार 14 सितंबर को खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव ने 47 रनों की दमदार पारी खेली और जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन मैच जितना रोमांचक था, उससे कई ज्यादा सियासी हलचल उसके बाद मची। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सबसे ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने। राउत का गुस्सा इस बार सीधे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर फूटा। उन्होंने कप्तान के उस बयान पर सवाल उठाए जिसमें सूर्यकुमार ने कहा था कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए मैच के बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया। तो ऐसे में संजय राउत ने तीखे लहजे में कहा है कि पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाने से कोई देशभक्ति साबित नहीं होती। उनके मुताबिक अगर भारतीय खिलाड़ियों को सचमुच विरोध करना था तो मैदान पर क्यों उतरे। संजय राउत बोले कि मैदान में मैच खेला गया, पाकिस्तानी अधिकारियों से हाथ भी मिलाए गए और फिर जनता के सामने हाथ नहीं मिलाया जैसा बहाना दिया गया। यह ढोंग प्रधानमंत्री मोदी को शोभा देता है, खिलाड़ियों को नहीं। सूर्यकुमार यादव को अगर खेलना था तो ठीक है, नहीं खेलना था तो वो बाहर निकल जाते। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संजय राउत ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईसीसी चेयरमैन जय शाह पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा है कि अगर जय शाह की टीम सचमुच देशभक्त होती तो मैच खेलने के लिए जाती ही नहीं। पैसे जाते तो जाते, लेकिन कम से कम राष्ट्रहित तो बचा रहता। आपने पाकिस्तान के साथ खेलकर गंदगी खाई है और अब उसी बदबू को देश के सामने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तल्ख अंदाज में संजय राउत ने बीजेपी और सूर्यकुमार पर निशाना साधा। राउत ने बीजेपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान मैच के जरिए सरकार ने आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया है। संजय राउत ने कहा है कि देश में आतंकवाद फैलाने वालों के हाथों को मजबूत करने का राष्ट्रीय कार्य बीजेपी ने पूरा किया है। इस मैच के जरिए सरकार ने आतंकवादियों का समर्थन किया है। हर देशवासी को इसकी निंदा करनी चाहिए। बता दें कि सिर्फ केंद्र पर ही नहीं, संजय राउत का निशाना महाराष्ट्र की राजनीति पर भी गया। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का स्वागत करके महिलाओं का अपमान किया है। राउत बोले कि जिन भारतीय महिलाओं की मांग से सिंदूर पोंछ दिया गया है, उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम शिंदे गुट कर रहा है। इसे शुद्ध हिंदी में चाटुकारिता कहते हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का उनका नकाब अब उतर चुका है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि राजनीति के इस तूफान के बीच मैच की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में केवल 128 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और 30 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। तो दर्शकों, जहां करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी इस जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं राजनीतिक गलियारों में इस जीत का रंग फीका पड़ता नजर आया। संजय राउत जैसे नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनके लिए यह जीत नहीं बल्कि एक विवादित सौदा है। राउत का कहना है कि अगर सचमुच देशभक्ति दिखानी थी तो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देना चाहिए था। दर्शकों, आपको याद दिला दे कि भारत पाकिस्तान मैच हमेशा से ही सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं और राजनीति का भी मंच रहा है। 2025 का यह मुकाबला भी अपवाद नहीं रहा। जहां एक और भारत की जीत ने क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे खिला दिए, वहीं दूसरी ओर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप ने इस जीत की चमक को धुंधला कर दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव की पारी और टीम इंडिया की शानदार जीत हमेशा याद रहेगी, लेकिन साथ ही यह विवाद भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि कैसे एक क्रिकेट मैच राजनीतिक जंग का मैदान बन गया। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर आग की तरह भड़क उठा है। मराठा आरक्षण हो या OBC आरक्षण, इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति लगातार गरमाई हुई है और इस बार केंद्र में है अनुभवी नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दर्शकों, बता दें कि शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा है, आरक्षण के मुद्दे ने महाराष्ट्र को अस्थिर बना दिया है। यह केवल कानून या नीति का मामला नहीं है बल्कि समाज की एकता पर भी गहरी चोट कर रहा है। सरकार को हैदराबाद गजट के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मैं खुद वह गजट बार बार पढ़ा हूँ। पवार का इशारा साफ था कि आरक्षण पर ठोस कदम उठाना अब टाला नहीं जा सकता। उन्होंने चिंता जताई कि इस विवाद ने सामाजिक वीन यानी समाज की बुनियादी एकता को कमजोर कर दिया है। तो वही दर्शकों, शरद पवार की इस बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है।
उन्होंने कहा है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार कुछ कहते हैं तो जवाब बिना तंज के मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनसे जब पवार के बयान पर सवाल पूछा गया तो फडणवीस मुस्कुराए और बोले, आप जानते ही है शरद पवार किसके लिए मशहूर है। वो अगर एक्स कहते हैं तो उसका मतलब वाई निकालना पड़ता है, इसी वजह से वो चर्चित है। वो बड़े नेता है और उनके बारे में ज़्यादा क्या बोले। यानी फडणवीस ने एक वाक्य में पवार की राजनीति पर बड़ा कटाक्ष कर डाला। फडणवीस सिर्फ तंज पर नहीं रुके, उन्होंने विस्तार से अपनी सरकार का पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा, आरक्षण पर राजनीति बंद कीजिए, सरकार पूरी तरह स्पष्ट है, एक भी नकली व्यक्ति ओबीसी में शामिल नहीं होगा। नकली का मतलब जो असल में ओबीसी नहीं है, ऐसे लोगों को इस सूची में जगह नहीं दी जाएगी। इस बात का पूरा ध्यान जीआर में रखा गया है। यानी फडणवीस ये मैसेज देना चाहते थे कि सरकार किसी भी तरह से ओबीसी का हक मारने नहीं देगी। तो वही फडणवीस ने कांग्रेस पर भी तीखा वार किया। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है। ओबीसी समाज के लिए जितना काम हुआ है वो हमारे ही कार्यकाल में हुआ है। 2014 से 2025 तक जितने फैसले ओबीसी समाज के हित के लिए लिए गए वो सभी हमारी सरकार ने किए। उन्होंने अपने कामकाज की पूरी लिस्ट भी गिनाई। उन्होंने बताया कि ओबीसी का अलग मंत्रालय बनाना, ओबीसी छात्रों के लिए योजनाएं और छात्रवृत्तियां, महाज्योति जैसी संस्था तैयार करना, ओबीसी छात्रों के लिए हॉस्टल शुरू करना और सबसे बड़ा ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण लागू करना। फडणवीस ने कहा, ओबीसी समाज अच्छी तरह जानता है कि उनके हक के लिए कौन खड़ा है। विपक्ष के पास केवल राजनीति करने का हुनर है, काम करने का नहीं। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि आरक्षण का यह मसला आखिर राजनीति तक सीमित है या फिर सचमुच समाज की एकता को चुनौती दे रहा है। शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इसे सामाजिक विघटन की जड़ बता रहे हैं, वही फडणवीस और बीजेपी इसे विपक्ष की राजनीति बता रहे हैं। दरअसल मराठा और ओबीसी आरक्षण का टकराव महाराष्ट्र की नई बात नहीं है, लेकिन हर बार यह मुद्दा चुनावी मौसम में और ज्यादा गरमाया जाता है। इस बार भी तस्वीर कुछ वैसे ही लग रही है। शरद पवार का संदेश है कि आरक्षण से महाराष्ट्र अस्थिर है, सरकार को हैदराबाद गजेट देखना चाहिए। तो वही देवेंद्र फडणवीस का पलटवार में ये कहना है कि पवार साहब के बयानों का मतलब हमेशा उल्टा सीधा होता है, लेकिन असली काम हमने ही किया है और ओबीसी का हक कोई नहीं छीन सकता। ऐसे में सच यही है कि आरक्षण के इस मुद्दे पर राजनीति और समाज दोनों उलझे हुए हैं। दर्शकों, राजनीति इसलिए क्योंकि हर दल इसे अपने अपने वोट बैंक से जोड़कर देख रहा है और समाज इसलिए क्योंकि मराठा और ओबीसी के बीच अविश्वास की रेखा गहरी होती जा रही है। महाराष्ट्र का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि आरक्षण का हल न्यायपूर्वक तरीके से निकलता है या फिर यह मुद्दा सिर्फ चुनावी हथियार बना रहता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर यह जंग है आरक्षण बनाम राजनीति की, जहां एक तरफ शरद पवार अनुभव और चिंता की बात कर रहे हैं, वही देवेंद्र फडणवीस उपलब्धियों और तंज से मैदान संभाल रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता किस पर भरोसा करती है। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, आगामी महापालिका यानी BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे की नजदीकियां लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि दोनों गुटों की युति लगभग तय है, लेकिन सवाल ये है कि इस गठबंधन में किसका पलड़ा भारी रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे कमजोर स्थिति में है और राज ठाकरे की भूमिका ज्यादा अहम दिखाई दे रही है। बता दें कि बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना ने 3 दशकों तक मुंबई महापालिका पर निर्विवाद वर्चस्व बनाए रखा, लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा ने शिवसेना को कड़ी टक्कर दी और सत्ता साझेदारी की मजबूरी ने उद्धव ठाकरे की ताकत को सीमित कर दिया। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया और उद्धव गुट लगातार कमजोर होता चला गया। बीते विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट को महज 20 सीटों पर ही जीत मिली है। इस बीच कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, नगर सेवक और कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में उद्धव को मराठी वोटों की मजबूती के लिए राज ठाकरे का सहारा लेना पड़ रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि 19 अप्रैल को अभिनेता निर्माता महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने कहा था कि मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हित के लिए मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ। उसी दिन उद्धव ठाकरे ने भी मतभेद बुलाकर साथ आने का संकेत दे दिया। इसके बाद संजय राउत ने इस मुलाकात को
भाइयों के बीच भावनात्मक बातचीत बताया। तो वही जुलाई में त्रिभाषा नीति के खिलाफ दोनों नेताओं ने मिलकर मोर्चा भी खोला। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जीआर वापस लिया और ठाकरे बंधुओं ने विजय रैली निकाली। इसके बाद रिश्तों की गर्माहट और बढ़ गई। जुलाई में राज ठाकरे ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वही अगस्त में उद्धव अपने परिवार के साथ शिवतीर्थ पहुंचकर राज ठाकरे के गणपति दर्शन को गए। वही हाल ही में दोनों गुटों की बैठक भी हुई, जिसमें बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा चली। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल परब करीब 2.5 घंटे राज ठाकरे के निवास शिवतीर्थ पर रहे और बीएमसी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि संजय राउत ने इसे कौटुंबिक मुलाकात बताया, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि राज ठाकरे ने इस बैठक में मजबूत रुख अपनाया और उद्धव गुट बैकफुट पर चला गया। दर्शकों बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार संदीप आचार्य कहते हैं, दोनों नेताओं के समर्थक एक जैसे हैं। उद्धव ने मदद के लिए राज की तरफ हाथ बढ़ाया है, लेकिन सीट बंटवारा ही असली पेच है और राज ठाकरे अपने लिए बेहतर सौदा जरूर चाहेंगे। दर्शकों जानकारी दें कि राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव ठाकरे को शहरी मराठी मतों में फायदा मिल सकता है, लेकिन राजनीतिक नुकसान भी संभव है। विश्लेषकों का कहना है कि उद्धव को गैर मराठी और मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिला था, जिसने उन्हें पिछली लोकसभा और विधानसभा में मजबूती दी। ऐसे में राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने से यह समर्थन कमजोर हो सकता है। तो वही भाजपा नेताओं ने इस संभावित गठबंधन को हल्के में ले लिया है। भाजपा नेता आशीष शेलार ने दोनों ठाकरे बंधुओं की नजदीकी को कौटुंबिक पुनर्मिलन कहा। वही प्रवीण दरेकर ने इसे उद्धव ठाकरे की असहायता का प्रतीक बताया। दर्शकों जानकारी ये भी दे कि मुंबई महापालिका एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है और इसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहा जाता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के नजदीकियां केवल भाईचारा का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक गणित भी है। उद्धव ठाकरे के लिए यह मजबूरी है, जबकि राज ठाकरे मजबूत स्थिति से सौदेबाजी कर रही है। बीएमसी चुनाव में यह गठबंधन कैसे असर डालेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ठाकरे बंधुओं की यह दोस्ती महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय जरूर लिखेगी। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि राजनीति के अखाड़े में भी जोरदार भिड़ंत लेकर आया है। दुबई में हुए एशिया कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। इस पूरे विवाद के केंद्र में है शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत। सोमवार 15 सितंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा बयान दिया, जिसने माहौल और गर्मा दिया। दर्शकों आपको बता दें कि संजय राउत का दावा है कि भारत पाकिस्तान के बीच खेला गया यह मुकाबला पहले से ही तय था। उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मैच से करीब 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मैच में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगा और इसमें से 50,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान के पास चला गया। दर्शकों उनके शब्दों में कहे तो मैच कहीं भी हुआ हो, दुबई, अबू धाबी या ट्रम्प के मैदान पर, लेकिन इस मुकाबले ने हमारे शहीदों का, हमारी महिलाओं का और हमारी सेना का अपमान किया है। क्या इस मैच से हमारे देश की वीरांगनाओं का सिंदूर वापस आएगा? संजय राउत ने आरोप लगाया कि जो पैसा पाकिस्तान को इस मैच से मिला, वही रकम आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हो गई। उन्होंने कहा है कि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को लोन न देने की अपील करता है, तो फिर क्रिकेट मैच के जरिए उन्हें पैसा पहुंचाना कहाँ तक सही है। संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और BCCI सचिव जय शाह पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मैच को हरी झंडी देने के पीछे सीधे सीधे राजनीतिक और आर्थिक फायदे जुड़े हैं। संजय राउत ने महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर का नाम लेते हुए कहा, मैं गावस्कर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस मैच को भारत सरकार ने अनुमति दी। राउत का कहना है कि इस बात से साफ है कि खेल को राजनीति से अलग बताने की कोशिश एक छलावा है। दर्शकों ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवसेना UBT पहले ही इस मैच के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर चुकी थी। पार्टी ने सिंदूर रक्षा आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादी हमलों में शहीद हुई वीरांगनाओं का अपमान करके भारत पाकिस्तान मैच खेला जा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद
सरकार को इस मैच की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। तो वही दर्शकों, खेल की बात करें तो यह मुकाबला एक तरफा रहा। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर मात्र 127 रन बनाए। तो वही भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और 15.5 ओवरों में 3 विकेट खोकर 131 रन बनाते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि दर्शकों, खेल का नतीजा चाहे जो रहा हो, राजनीति का स्कोरबोर्ड कुछ और ही कहानी सुना रहा है। जीत के बाद जहां करोड़ों भारतीय जश्न मना रहे थे, वही विपक्ष का आरोप है कि इस मैच ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत को मजबूती दी और भारत सरकार ने राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तो दर्शकों, ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या खेल और राजनीति को पूरी तरह अलग रखा जा सकता है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सिर्फ एक खेल है या फिर ये दो देशों के रिश्तों और हालातों की सच्चाई को भी बयां करता है? बता दें कि संजय राउत के आरोप गंभीर है। मैच फिक्स होने से लेकर पाकिस्तान को आर्थिक सहारा देने तक वही सरकार और खेल संस्थाएं इस पर सफाई देने से बच रही है। तो दर्शकों, भारत ने मैदान पर पाकिस्तान को मात जरूर दी, लेकिन मैदान के बाहर राजनीतिक आरोपों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर किसकी जीत हुई, भारत की क्रिकेट टीम की या पाकिस्तान की तिजोरी की? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिल्ली की सियासत में क्रिकेट भी घुस आया है। भारत पाकिस्तान का मैच तो दुबई में हुआ, लेकिन उसकी गूंज सीधी दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मैच और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर बड़ा हमला बोला है। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है। उन्होंने बताया कि सूर्य कुमार यादव ने इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। मुझे तो लगता है कि पैदा होकर ही उन्होंने भारत पर एहसान कर दिया। अब तो ये उन शहीदों से भी बड़े महान हो गए जिनके बेटे सरहद पर कुर्बान हो जाते हैं। अगर चाहो तो भारत सरकार इन्हें भारत रत्न दे दे। दर्शकों, सौरभ भारद्वाज का ये बयान सीधा बीजेपी पर निशाना था। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक इस पूरे मामले को एक देशभक्ति का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारद्वाज ने सिर्फ सूर्य कुमार को ही नहीं बल्कि BCCI और ICC को भी चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि इस मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टिकट बिक्री से जितना पैसा आया है उतना 26 शहीदों की विधवाओं को दे दो। अगर ऐसा हो जाए तो मैं मान लूंगा कि ये मैच वाकई शहीदों को डेडिकेट किया गया है। तो वही उनका आरोप ये भी था कि शहीदों का नाम सिर्फ राजनीति और प्रचार के लिए लिया जा रहा है, जबकि असली फायदा पैसे और सियासत का है। तो वही सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भारी विरोध के बावजूद भारत पाकिस्तान का मैच करवाया। उनके मुताबिक दुबई के छोटे से स्टेडियम की सभी टिकटें बिक गई। भारत में इस मैच को लेकर उत्साह बिल्कुल ठंडा रहा। बड़ी सोसाइटियों और क्लबों में पहली बार भारत पाक मैच का कोई उत्सव नहीं दिखा। आप नेता का दावा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह जाकर क्लब और रेस्टोरेंट से अपील की कि ये मैच न दिखाया जाए और ज्यादातर जगहों पर मालिकों ने उनकी बात भी मान ली। दर्शकों, बता दें कि भारद्वाज ने कहा है कि भले ही भारतीय टीम जीत गई, लेकिन उत्साह कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि मैच के बाद न पटाखे फूटे, न लोग सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार हुआ। बीजेपी सरकार को जनता ने ये बड़ा संदेश दे दिया है। उनका कहना था कि मैच जीत को भी बीजेपी ने स्क्रिप्ट की तरह इस्तेमाल किया। देखो, हमारे कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन सौरभ भारद्वाज का तंज था कि ये सब सिर्फ कैमरा और प्रचार के लिए था। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी की राजनीतिक नौटंकी करार दे दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी समर्थक भी सोशल मीडिया पर गुस्से में थे और सरकार को खरी खोटी सुना रहे थे। उनका दावा है कि दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच को जबरन देशभक्ति का तमाशा बनाने की कोशिश बेमानी है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या क्रिकेट और राजनीति को इस तरह जोड़ना सही है? क्या सच में सूर्य कुमार यादव का हाथ न मिलाना इतना बड़ा मुद्दा है? क्या शहीदों के नाम पर खेल से कमाए गए पैसे परिवार को मिलेंगे? और क्या जनता वाकई इस तरह के देशभक्ति वाले नाटक से ऊब चुकी है? दर्शकों, क्रिकेट तो हमेशा से भारत पाक रिश्तों में सबसे संवेदनशील और भावनात्मक पहलू रहा है, लेकिन इस बार लग रहा है कि बैट बॉल से ज़्यादा माइक और कैमरे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो अपना राजनीतिक वार कर दिया। बीजेपी इस मैच को अपनी जीत का प्रचार बनाने में लगी है
और बीच में फंसे हैं खिलाड़ी जिन्हें न चाहते हुए भी सियासी खेल का हिस्सा बना दिया गया है। बता दें कि भारत ने मैच जरूर जीत लिया, लेकिन बहस यही है, क्या ये जीत वाकई देशभक्ति का जश्न थी या फिर सिर्फ एक और सियासी स्क्रिप्ट। तो फिलहाल दर्शकों, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों के वोट चोरी आरोपों को करारा जवाब दिया है। मंगलवार 16 सितंबर को वे VR मेट्रोपॉलिटन मॉल में आयोजित विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम में मौजूद थी। यहीं से उन्होंने विपक्ष पर सीधे निशाना साधते हुए कहा, वो कहते हैं मोदी वोट चुराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी वोट नहीं बल्कि दिल चुराते हैं। उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया है और अब तो दुनिया भी भारत को सलाम कर रही है। दर्शकों, बता दें कि रेखा गुप्ता के इस बयान ने सियासी बहस को और गर्मा दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स क्या है। बता दें कि कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान कृष्ण से कर दी। उन्होंने कहा है कि जैसे भगवान कृष्ण माखन चोर कहलाते थे, वैसे ही मोदी दिल चुराने वाले हैं। फर्क बस इतना है कि कृष्ण ने मक्खन चुराया और मोदी ने जनता का विश्वास। ऐसे में वहां की भीड़ तालियों से गूंज उठी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा है कि विपक्ष मोदी को गालियां इसलिए देता है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि गरीबों तक लाभ क्यों पहुंचा रहा है, देश तरक्की क्यों कर रहा है और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे बड़े देश भी भारत की तारीफ क्यों कर रहे हैं। आपको जानकारी दे कि विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान दिया है कि जो पार्टियां सत्ता से बाहर हो चुकी है और जनता का भरोसा खो चुकी है, वही अब चुनाव हारने के डर से वोट चोरी की कहानी बना रही है। मोदी जी को वोट चुराने की जरूरत नहीं है, जनता खुद उन्हें अपना आशीर्वाद देती है। तो वही दर्शकों, बता दें कि रेखा गुप्ता ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राजनीति में भाई भतीजावाद की परंपरा कांग्रेस ने ही आगे बढ़ाई है। राहुल गांधी पर परोक्ष वार करते हुए उन्होंने आगे कहा, उन्होंने अपने बहनोई को जमीन दिलाई, अपनी बहन को पद दिलाया और मां को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार तक बना दिया, लेकिन मोदी जी ने कभी परिवार को आगे नहीं किया। वे एक संत की तरह है जिनका जीवन केवल राष्ट्र की सेवा को समर्पित है। तो वही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की वैश्विक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि मोदी के कारण भारत की पहचान बदल गई है। आज अमेरिका जैसा देश भी भारत को सलाम कर रहा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह उस नेतृत्व का नतीजा है जिसने भारत को एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास दिया है। तो दर्शकों, गौरतलब है कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए भाजपा और निर्वाचन आयोग के बीच साठगांठ होती है। कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठाती रही है और भाजपा पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाती रही है, लेकिन दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने इन आरोपों को गंदी राजनीति करार दिया। उनका कहना है कि जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए विपक्ष इस तरह की बातें करता है, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी की लोकप्रियता को चुनौती देना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। बता दें कि रेखा गुप्ता का यह भाषण केवल एक धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे चुनावी रणनीति साफ नजर आती है। विपक्ष जहां लगातार वोट चोरी का नैरेटिव बनाना चाहता है, वही भाजपा की कोशिश है कि वह मोदी को जनता के दिल का राजा के रूप में पेश करे। मोदी को संत और दिलचोर कहकर रेखा गुप्ता ने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला ये कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ी छवि को मजबूत करना और विपक्ष के आरोपों को हल्के फुल्के अंदाज में पलट देना। तो दर्शकों, CM रेखा गुप्ता का यह बयान एक बार फिर साबित करता है कि भारतीय राजनीति में शब्दों का खेल ही सबसे बड़ा हथियार है। विपक्ष चाहे जितना वोट चोरी का आरोप लगाए, लेकिन भाजपा इसको दिल चोरी के नैरेटिव से काउंटर कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर क्या जवाब देता है और क्या जनता को ये दिल बनाम वोट चोरी वाली राजनीति पसंद आती है या नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। एशिया कप के रोमांचक मुकाबले के बाद अब क्रिकेट से ज्यादा सुर्खियां राजनीति और बयानबाजी बटोर रही है। दुबई में खेले गए भारत पाकिस्तान मैच ने मैदान पर तो साफ सुथरा नतीजा दिया। भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा हराकर टूर्नामेंट में दबदबा बना लिया, लेकिन असली खेल तो मैच के बाद शुरू हुआ। वजह, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया। बस यही से दोनों देशों के बीच एक नए विवाद की चिंगारी भड़क गई। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मैच खत्म होते ही भारतीय टीम सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कोई औपचारिक हैंडशेक नहीं हुआ।
यह बात पाकिस्तानियों को बेहद खटक गई। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक पाकिस्तान में इसे बेइज्जती बताया गया। हार का गम और हैंडशेक न होने का अपमान दोनों ने मिलकर पड़ोसी देश के क्रिकेट दिग्गजों को बुरी तरह बौखला दिया। दर्शकों बता दें कि इसी गुस्से के बीच पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने एक टीवी इंटरव्यू में भारत और मोदी सरकार पर हमला बोला। अफरीदी ने आरोप लगाया कि भारत दूसरा इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गाजा और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा कि भारत का रवैया इजराइल जैसा है। इतना ही नहीं, अफरीदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर डाली। उनके मुताबिक राहुल गांधी पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। वो बातचीत और शांति के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में अफरीदी का यह बयान साफ दिखाता है कि क्रिकेट की हार और हाथ न मिलाने की खींच अब राजनीति की भाषा में निकल रही है। लेकिन भारत में अफरीदी की यह राहुल प्रशंसा किसी ने हल्के में नहीं ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अफरीदी के बयान को हाथों हाथ लिया और राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। रिजिजू ने एक सैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के डार्लिंग रहे हैं। अगर चाहे तो पाकिस्तान उन्हें अपना नेता भी बना सकता है। दर्शकों, इस बयान के साथ रिजिजू ने यह संदेश देने की कोशिश की कि राहुल गांधी की छवि भारत विरोधी देशों के लिए कहीं ज्यादा आकर्षण है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया सम्मान देती है। साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह मुद्दा एक और राजनीतिक हथियार बन चुका है। बता दें कि हैंडशेक विवाद सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी से शिकायत दर्ज करा दी। उनका कहना था कि मैच रेफरी एंडी फाइक्राफ्ट ने सही तरीके से प्रक्रिया नहीं निभाई और इसी कारण खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक नहीं हो सका। पीसीबी ने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर फाइक्राफ्ट को नहीं हटाया गया तो वे टूर्नामेंट से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की इस मांग को सीधे सीधे खारिज कर दिया। यानी दर्शकों, पाकिस्तान को न तो सम्मान मिला और न ही राहत। हार का घाव और गहरा हो गया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या यह पूरा विवाद महज खिलाड़ियों के बीच की औपचारिकता का मामला है या फिर इसे जानबूझकर बड़ा बनाया जा रहा है। भारतीय टीम ने मैदान पर अपना काम किया, जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हार को ढकने के लिए हैंडशेक न होने का मुद्दा तुल दिया और इस मौके का इस्तेमाल उसके पूर्व क्रिकेटर अफरीदी ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया। तो वही दूसरी ओर भारत की राजनीति में भी इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी इसे राहुल गांधी पर हमले के नए मौके के तौर पर देख रही है, जबकि कांग्रेस इस पर अभी चुप्पी साधे हुए है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान या चीन जैसे देश से आती रही है और हर बार बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सवाल खड़े करती है। रिजिजू का पाकिस्तान का डार्लिंग वाला बयान इसी कड़ी का हिस्सा है। भारतीय राजनीति में यह नैरेटिव लगातार चल रहा है कि राहुल गांधी के बयान या छवि पड़ोसी देशों को ज्यादा रास आती है, जबकि मोदी की कूटनीति को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिलता है। ऐसे में दर्शकों, एशिया कप का यह एपिसोड सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं रहा। यह दिखाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच खेलना महज खेल नहीं होता, बल्कि हर रन, हर बॉल और हर इशारा दोनों देशों की राजनीति और कूटनीति से जुड़ जाता है। हाथ नहीं मिलाना एक छोटी सी घटना आज बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। जहां भारत में इसे खेल भावना से जोड़कर देखा जा सकता था, वही पाकिस्तान ने इसे अपने सम्मान से जोड़ लिया और अफरीदी जैसे खिलाड़ी ने इसमें राहुल गांधी का नाम घसीटकर एक नया मोड़ दे दिया। अब देखना यह है कि यह विवाद कब तक सुर्खियों में रहता है और क्या पाकिस्तान अपने हार से आगे बढ़कर खेल को खेल की तरह देख पाएगा या नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। 14 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप का भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला भले ही क्रिकेट के मैदान पर खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक पिच पर इसकी गूंज लगातार तेज होती जा रही है। जीत का जश्न अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। वजह बनी है शिवसेना UBT का मुखपत्र सामना, जिसमें प्रकाशित संपादकीय ने सीधे सीधे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सामना के ताज़ा संपादकीय में लिखा गया है कि दुबई का यह मुकाबला असल में फिक्सिंग था और बीजेपी सरकार की कथित देशभक्ति का सच उजागर करता है। अखबार ने सूर्य कुमार यादव के उस बयान को, जिसमें उन्होंने जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया था, उसे ढोंग करार दिया। सामना का तर्क है कि जब भारतीय सैनिक पुलवामा, पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में शहीद हुए, तब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना उनके बलिदान के साथ मजाक
मजाक है। संपादकीय का सबसे तीखा वार यह था कि इस मैच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ और सट्टेबाजी से कमाया गया पैसा सीधे सीधे आतंकी नेटवर्क तक पहुंचा। सामना ने सवाल उठाया कि अगर किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार है, तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत क्यों? बता दें कि इस तीखे संपादकीय पर बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। पार्टी के नेता राम कदम ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और उनके नेता आखिर चाहते क्या है? भारत जीता, सेना को समर्पण किया गया और इस पर भी उन्हें आपत्ति है। क्या उनकी मंशा थी कि भारत हार जाए? राम कदम ने यह भी याद दिलाया कि शिवसेना यूबीटी के नेता पहले भी पाकिस्तान समर्थक बयानों में पकड़े गए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी संसद में जीतती थी तब उनके नेताओं द्वारा पाकिस्तान के झंडे लहराने की घटनाएं लोगों को आज भी याद है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उद्धव ठाकरे गुट हर बार सेना और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दो मुही राजनीति करता है। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना और अब क्रिकेट की जीत पर तंज कसना इसी मानसिकता का हिस्सा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संपादकीय में सिर्फ खिलाड़ियों या सरकार पर नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट ढांचे पर सवाल खड़े किए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह का नाम लेकर सामना ने लिखा है कि यह फैसला दरअसल राजनीतिक रिश्तों और पैसों का खेल है। अमित शाह के बेटे होने का फायदा उठाकर जय शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारत पाक मैच को मंजूरी देकर राष्ट्रवाद को व्यापार में बदल दिया। संपादकीय ने अभिनेता नाना पाटेकर और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए कहा कि जब देश के सैनिक शहीद हो रहे हो तब पाकिस्तान के साथ खेलना राष्ट्रवाद नहीं बल्कि धंधा है। तो वही लेख में शहीदों के परिजनों का भी जिक्र आया। असावरी जगदाले जैसी शहीद विधवाओं की पीड़ा को सामने रखते हुए सामना ने पूछा, क्या भारतीय क्रिकेट टीम वाकई शहीदों का सम्मान कर रही है या फिर सेना के नाम पर खेल रही है? इस तर्क के जरिए शिवसेना यूबीटी ने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए केंद्र सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। दर्शकों, जानकारी दे कि सामना के संपादकीय लेख के अंत में उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा किया। संपादकीय में लिखा गया कि शिंदे गुट की चाटुकारिता और बीजेपी की देशभक्ति की असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है। सामना ने इसे शहीदों की पत्नियों का अपमान बताया और तीखे लहजे में लिखा, अरे थू है तुम्हारे ढोंग और पाखंड पर। तो दर्शकों, ये विवाद अब सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा। भारतीय क्रिकेट की जीत पर सवाल उठाना और उसे फिक्सिंग करार देना निश्चित तौर पर राजनीति के मैदान को और गरमाएगा। बीजेपी का पलटवार साफ है कि वह इस मुद्दे को राष्ट्रवाद बनाम वोट बैंक की बहस में बदलना चाहती है। वही उद्धव गुट इसे व्यापार बनाम बलिदान के नैरेटिव में खींचना चाहता है। तो दर्शकों, दुबई में खेला गया एक क्रिकेट मैच कैसे महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा कर सकता है, यह ताज़ा विवाद उसकी जिंदा मिसाल है। आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी होगी और संभव है कि यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में नया चुनावी हथियार बन जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।